हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और तुम्हारा स्वागत है उजुमाकी के पार्ट 17 यानी कि द एस्केप में। एंड गाइस, अपने मॉम, डैड एंड ससुर जी और सासू मॉम को निपटाने के बाद अब अपने साले साहब की बारी है। समझदार को इशारा ही काफी है। बाकी अगर तुमने इससे पहले के उजुमाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो तुम सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर टैप कर देख लेना, इधर किधर ही लिंक आ रहा होगा। बाकी अगर तुमने उन सभी पार्ट्स को पहले से देख लिया है तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रिकैप टाइम। गाइस, तो हमने उजुमाकी के पार्ट 16 में देखा था कि कैसे कई सारे लोग कुरुजु टाउन में बड़ी आसानी से आ पा रहे थे, लेकिन ये शहर यहाँ से किसी को भी बाहर नहीं निकलने दे रहा था। देन किरी अपने डैड को ढूंढते ढूंढते तानाजाकी के ग्रुप से मिलती है, जो कि उन्हें ये बताता है कि सड़क या समुद्र का रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए फिर वो लोग रहने के लिए सुइची की फैमिली के पुराने झोपड़े ढूंढने लगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सभी झोपड़े भरे हुए थे एंड उन सब के अंदर लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए फिर किरी वापस अपनी मॉम के पास चली जाती है, जहां जाकर उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम को तूफान उड़ा ले गया एंड अनफॉर्चुनेटली मिचुआ बहुत जल्दी एक स्नेल में बदलने वाला था। और अब आगे गाइस, मांगा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किरी ने मिचुआ को उस मलबे के नीचे से निकाल लिया था एंड अब ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार कैसे मिचुआ बहुत जल्दी एक स्नेल में बदलने वाला था। एंड यहाँ पर अपनी किरी का सिंपली प्लान था कि वो मिचुआ को किसी भी तरीके से कुरुजु टाउन से बाहर निकालेगी, देन मिचुआ बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा और फिर वो वापस से कुरुजु टाउन में आकर अपने पेरेंट्स को बचा लेगी। बट द क्वेश्चन इज कि सुइची के रहते ये सब कुछ पॉसिबल है भी या फिर नहीं। खैर, हम देखते कि यहाँ पर अपनी पूनम पांडे वही बोलती है जो कि इस समय तुम्हारे मन में चल रहा है कि आखिर हम लोग इस शहर से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हम लोग समुद्र या सड़क के रास्ते तो यहाँ से बाहर जा नहीं सकते। बट इस पर अपनी किरी बोलती है आखिर पहाड़ियों के बारे में क्या हो सकता है, शायद वहाँ पर एक रास्ता हो जो कि अब तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया हो। बट इस पर अपना नेगेटिव सुइची बोलता है कि इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है, स्पाइरल हमारे चारों ओर है। बट ये लोग अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये लोग किस रास्ते जाएंगे, इसलिए किरी जमीन से उठाकर एक लकड़ी खड़ा कर देती है एंड अब इन लोगों का सिंपली प्लान था कि ये लकड़ी जिधर भी गिरेगी ये लोग उस दिशा की तरफ निकल जाएंगे। बट गाइस, इन लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि ये लकड़ी सीधा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक सीधे पहाड़ की तरफ गिरती है। देन हम देखते कि ये लोग पहाड़ से होते हुए जाने लगते हैं एंड यहाँ पर अपने मिचुआ की हालत भी खराब होने लगती है। बट इस पर किरी मिचुआ को ये समझाती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यहाँ हम देखते कि कुरुजु टाउन में सुइची की फैमिली के इन पुराने झोपड़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ तबाह हो चुका था। यहाँ पर अपना मिचुआ किरी से बोलता है कि आखिर तुमने ये नोटिस करा कि इन सभी घरों का फेस ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड की तरफ है। बट तभी पूनम पांडे किरी को कुछ दिखाती है एंड गाइस, हम देखते कि एक पुराने झोपड़े के आसपास कई सारे तूफान आ रहे थे एंड ये सब कुछ इसलिए हो रहा था बिकॉज वहाँ पर एक आदमी उस झोपड़े की छत को ठीक कर रहा था एंड उसके हथौड़े से बार बार ठोकने की वजह से वो तूफान आ रहे थे। एंड गाइस, हमें ये दिखाया जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि अपना तानाजाकी था। एंड तभी अपने तानाजाकी की नजर इन तीनों पर पड़ती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, एक बार जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ तुम सबके रहने की जगह होगी। एंड गाइस, तुम कुछ भी बोलो बट अपने लौंडे का दिल सच में बहुत ज्यादा साफ है। बट अनफॉर्चुनेटली तानाजाकी के चिल्लाने की वजह से एक बड़ा सा टॉर्नेडो सीधा उन तीनों की तरफ बढ़ता है, जिससे कि ये सभी बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यहाँ किरी हमें ये बताती है कि जब मैंने गौर से देखा तो सिर्फ तानाजाकी अकेला नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे शहर के लोग सुइची के परिवार के उन पुराने झोपड़ों को ठीक करने में लगे हुए थे। ठीक तभी हम देखते कि इस शहर के बीचों बीच मौजूद सायरन बजने लगता है। यहाँ किरी हमें ये बताती है कि वो आवाज सच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थी। बट हैरानी की बात तो ये थी कि पूरे शहर में बिजली न होने के बावजूद भी वो सायरन पूरी ताकत से लगातार बज रहा था। देन सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि वो लोग अब इस शहर से दूर फाइनली जंगल में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद पेड़ और घास बहुत ज्यादा लंबे थे, जिन्हें देखकर नेगेटिव सुइची बोलता है यहाँ मौजूद सभी स्पाइरल अभी ग्रोइंग सेल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पर अपनी पूनम पांडे बोलती है, हम लोग काफी समय से चल रहे हैं, ये रास्ता आखिर कितनी दूर जाता है। बट इस पर किरी उसे ये बताती है ये रास्ता जल्दी ही एक पक्की सड़क बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर किरी अपने मन में बोलती है, लेकिन यहाँ मुझे जितना याद है ये रास्ता अभी भी बहुत ज्यादा पुराना है। बट हम देखते कि यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि था अपना ओकोमोटो और उसकी पूरी टीम। अरे वही आदमी जो कि पिछले पार्ट के अंदर स्नेल बन
बनने वाला था। यहाँ ऑब्वियसली अपनी पूनम पांडे उन लोगों से पूछती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब बेसिकली गाइस ओकोमोटो और उसकी गैंग के लोग सिंपली किरी और उसकी गैंग का पीछा कर रहे थे, बिकॉज उन्हें यह लग रहा था कि किरी और उसकी गैंग के लोगों को शहर से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है। बट ओकोमोटो की गैंग किरी के पीछे थी। एंड गाइस अभी हमने देखा कि चलते चलते ओकोमोटो की गैंग के लोग किरी की गैंग से मिलते हैं। सीधे शब्दों में कहने का मतलब ये सभी लोग अब भटक चुके हैं। यहाँ हम देखते कि ओकोमोटो की टीम के मेंबर इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बट बाकी के सभी लोग उसे ये समझाते हैं कि तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ गाइस हम देखते हैं कि ओकोमोटो की पीठ का स्पाइरल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था एंड उसकी हालत भी अब धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। यहाँ पर अपनी पूनम पांडे बोलती है कि आखिर ओकोमोटो हमें लीड क्यों कर रहा है। एंड इस पर उनकी टीम का एक मेंबर उन्हें ये बताता है ओकोमोटो आगे सिर्फ इसलिए चल रहा है ताकि वो भाग ना जाए। आखिर ये हमारी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर जो है। वो आदमी ओकोमोटो की पीठ से चादर हटाते हुए बोलता है इस शेल को देखो, ये पूरी तरीके से मांस से भरा हुआ है। अब बेसिकली गाइस अगर तुम समझे नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सभी लोग ओकोमोटो के स्नेल बनने के बाद उसे खाने का प्लान बना रहे थे, बिकॉज उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एंड उस अंकल की ये बात सुनकर उन सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ जैसे जैसे वो लोग जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, आसपास मौजूद सभी पेड़ पौधे स्पाइरल शेप में बदलने लगते हैं। यहाँ किरी हमें ये बताती है कि इन पेड़ पौधों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, मानो जैसे कि ये पेड़ पौधे मुझे अपने वश में कर रहे हो। एंड अब यहाँ पर मिचुआ को भी बहुत ज्यादा दर्द होना चालू हो जाता है। बट गाइस ठीक तभी हम देखते हैं कि चलते चलते ओकोमोटो लिटरली एक स्नेल में बदल जाता है, जो देखकर उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली यार उसके खाने का जुगाड़ जो हो गया। यहाँ हम देखते कि ओकोमोटो को देखकर उसके दोस्तों की लार टपकने लगती है। एंड भाई लिटरली उसका दोस्त उससे ये बोलता है कि भाई हम ओकोमोटो को पका के खाएंगे नमक लगा के। अब ये मत पूछना कि नमक कौन सा था, लेकिन अपना ताकीमिजुस अंकल को मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं ओकोमोटो को फ्रेश ही खाना चाहता हूँ और अब मैं इससे ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता। बट गाइस जैसे ही वो लोग ओकोमोटो को पकड़ने के लिए अपना हथियार निकालते हैं, ठीक तभी ओकोमोटो अपने शेल में घुस जाता है। बट तभी अपना टोपी वाला अंकल बोलता है कि कोई बात नहीं। एंड भाई अपना टोपी वाला अंकल लिटरली इतना ज्यादा भूखा था कि वो अपने साइड से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ओकोमोटो का शेल ही तोड़ने वाला था। बट तभी ताकानिजू उसे रोकता है ये कहते हुए कि अगर तुमने ओकोमोटो के सर पर ये पत्थर फेंक के मारा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा और ओकोमोटो यहाँ से भाग जाएगा। मैं तुम्हें इसे खाने का सही तरीका बताता हूँ। एंड गाइस लिटरली ये अंकल ओकोमोटो के शेल के अंदर घुस जाता है उसे पकड़कर खाने के लिए, जो देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ वो टोपी वाला अंकल अपने दोस्त से बोलता है आखिर ओकोमोटो का स्वाद कैसा है, क्या वो मीठा है। एंड इस टॉपिक के बारे में मैं सच में कुछ भी नहीं बोलने वाला। खैर हम देखते कि ये अंकल धीरे धीरे कर ओकोमोटो के शेल के अंदर पूरी तरीके से घुस जाता है। यहाँ ताकीनिजू के दोस्त उससे बोलते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे, प्लीज तू उसे पूरा मत खा। एंड यहाँ पर किरी और पूनम पांडे आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, बिकॉज अगर इन दरिंदों को गलती से भी ये पता चल गया कि मिचुआ भी बहुत जल्दी एक स्नेल बनने वाला है तो उसका भी ये लोग ओकोमोटो वाला हाल करेंगे। इसलिए वो लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। बट आधे रास्ते में अपना नेगेटिव स्विच बोलता है यहाँ से निकलने का कोई भी फायदा नहीं है, स्पाइरल हमारे चारों तरफ है, वो हमें पकड़ लेगा। और इवन वो तो ये तक भी कह देता है कि हम मिचुआ के स्नेल बनने के बाद उसे ओकोमोटो की तरह खा सकते हैं, जो सुनकर पूनम पांडे उसे चुप करा देती है। बट हम देखते कि थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें कटा हुआ पेड़ दिखता है। यहाँ किरी हमें ये बताती है कि एक कटे हुए पेड़ के जरिए हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। बट जब वो लोग उस तने के पास जाते हैं तो सुइची की ये देखकर हालत खराब हो जाती है कि उस पेड़ के अंदर उसके डैड की छवि बनी हुई थी, जो कि उसे अपने पास बुला रहे थे, जो देखकर सुइची इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे पीछे भाग जाता है। वैसे सुइची एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता है। यहाँ अपना बढ़वा सुइची बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लगता है मेरे डैड वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। बट फिर किरी उसे शांत कराती है। देन सीन शिफ्ट होता है और किरी हमें ये बताती है कि मानो हम बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से चल रहे थे, समय हमें पीछे खींच रहा था। एंड गाय जब अपनी पूनम पांडे अपनी घड़ी चेक करती है तो ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है कि उसकी घड़ी के कांटे भी अब स्पाइरल शेप में कन्वर्ट हो चुके थे। देन इसके बाद जब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वो लोग ये नोटिस करते हैं कि मिचुआ पीछे रुककर लिटरली स्नेल की तरह पेड़ों को खा रहा था। बट यहाँ पर अपनी गिरी मिचुआ से बोलती है कि मिचुआ ये पत्ते तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और अगर तुम चलते चलते अब थक चुके हो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ के ऊपर उठा लूंगी। बट गाइस ठीक तभी हम देखते हैं
हैं कि जंगल के अंदर से कोई आने लगता है एंड उनके थोड़ा पास आने के बाद हमें यह पता चलता है कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि ओकोमोटो की टीम के मेंबर थे, जो कि सच बोलूं तो मित्सुआ को अपने खाने की नजर से देख रहे थे। यहाँ अपना ताकेमिजू बोलता है कि आप लोग हमें जंगल में यूं अकेला छोड़कर क्यों आ गए, बट इस पर अपनी पूनम पांडे बोलती है कि हम तो सिर्फ भटक गए थे। यहाँ ताकेमिजू किरी से बोलता है कि ये जो बच्चा तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठा है ये कितना प्यारा है, बेचारा ये थक गया है ना, आखिर इसकी पीठ में क्या दिक्कत है, मुझे यह काफी सूजी हुई लग रही है। बट इस पर अपनी पूनम पांडे बोलती है तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अपनी पीठ के ऊपर बैग लेके घूम रहा है, जिस पर ताकेमिजू लाइक ओ तो ये ऐसा है। बट यहाँ पर वो टोपी वाला अंकल बोलता है कि तुम इसे बहुत देर से उठाकर अब थक गई होगी, लाओ इसे अब मैं उठा लेता हूँ, जो सुनकर लिटरली किरी की हालत खराब होने लगती है। एंड यहाँ पर इन दोनों की मित्सुआ को देखकर लाल टपक रही थी, बिकॉज ये लोग भी मित्सुआ को खाना मित्सुआ को उठाना चाहते थे, वैसे मेरा मतलब वही था। बट ठीक तभी अपना सिग्मा सुइची आकर किरी की पीठ से मित्सुआ को उठा लेता है। एंड गाइस मैं सच बोलूं तो सुइची ने पहली बार मर्दों वाला काम किया है, वैसे इसके पीछे भी उसके प्लान का हाथ तो नहीं है। खैर यहाँ पर अपनी किरी सुइची से बोलती है आई लव यू, बट गाइस हम देखते कि अपना सिग्मा सुइची इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देता। देन सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि इतनी देर चलने की वजह से अब उस टोपी वाले अंकल को भूख लगने लगती है एंड वो अपने आगे वाले दोस्तों से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई स्नेल वगैरह नहीं है, बट हम देखते हैं कि वो आदमी उसे मना कर देता है कि इस जंगल में घोंघों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ठीक तभी वो किरी से बोलता है कि क्या आपके भाई के बैग में कुछ खाने को नहीं है, बट हम देखते कि किरी उससे मना कर देती है। बट तभी हम देखते कि चलते चलते मित्सुआ की आंखें कुछ यूं बन जाती है। बट जैसे ही अपना ताकेमिजू पीछे मुड़कर देखता है, ठीक सही समय पर किरी और पूनम पांडे मित्सुआ की आंखें बंद कर देती है एंड किरी और पूनम पांडे पूरी बात संभाल लेती है। बट गाइस ठीक तभी हम देखते हैं कि मित्सुआ का एक जूता नीचे गिरता है, जो देखकर सुइची की हालत खराब हो जाती है। एंड गाइस जब सुइची पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर मौजूद थे सिर्फ मित्सुआ के कपड़े और अपना मित्सुआ पूरी तरीके से एक स्नेल में बदल चुका था, जो देखकर इन तीनों की हालत खराब हो जाती है एंड ये तीनों खुश हो जाते हैं। बट तभी किरी, सुइची और पूनम पांडे मित्सुआ को वहाँ से लेकर भागने लगती है। बट सरप्राइजिंगली इस चीज से उन तीनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इवन वो लोग तो ये तक कह देते हैं कि प्लीज तुम लोग आराम से भागो, कहीं वो स्नेल नीचे गिरकर गंदा ना हो जाए। नाउ आई एम स्पीचलेस। बट गाइस हम देखते कि भागते भागते वो लोग एक डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, जिसकी अगली तरफ होती है खाई। बट गाइस ठीक तभी हम देखते कि वो तीनों भी मित्सुआ को वहां पर लेने के लिए आने लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यार उनका खाना जो ठंडा हो रहा था। खैर हम देखते कि किरी को यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करेगी क्या। बट इस पर अपना सुइची उसे ये बताता है कि इन लोगों के यहाँ पहुंचने से पहले हमें मित्सुआ को यहाँ से भगाना होगा। इस पर अपनी किरी बोलती है लेकिन हम ये करेंगे कैसे। एंड इस पर अपना सुइची किरी से बोलता है कि तुम्हें मित्सुआ को इस पहाड़ी से नीचे फेंकना होगा, जो सुनकर ऑब्वियसली यार किरी की हालत खराब हो जाती है। एंड यार तुम कुछ भी बोलो लेकिन सुइची का प्लान सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। खैर यहाँ पर किरी मित्सुआ से बोलती है प्लीज मुझे माफ कर देना, बट अगर मैंने ये नहीं किया तो वो जल्लाद तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। बट सरप्राइजिंगली गाइस हम देखते हैं कि मित्सुआ नीचे नहीं गिरना चाहता था, मानो जैसे कि मित्सुआ किरी से कुछ कहना चाहता था, जैसे कि ये सब सुइची के प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। खैर हम देखते कि रोते रोते किरी मित्सुआ को बाय करती है एंड वो उसे वहाँ से नीचे खाई में फेंक देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगी मॉम डैड को बचाने के बाद। ठीक तभी हम देखते कि वहाँ पर वो तीनों नमूने भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर सुइची, किरी और पूनम पांडे प्रिटेंड कर रहे थे कि मित्सुआ अभी भी उनके साथ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकेमिजू और उसकी गैंग के लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार ये लोग उस स्नेल को खाएंगे कैसे। बट तभी हम देखते हैं कि अपना ताकेमिजू अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोलता है कि ओकोमोटो का शेल बहुत ज्यादा नरम, गीला और गर्म था। अब गाइस मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अपना ताकेमिजू ओकोमोटो के शेल के अलावा कहीं और घुस गया। खैर हम देखते कि अपना ताकेमिजू शेल के बारे में काफी कुछ बताने लगता है कि उसे वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, मानो जैसे कि वो कोई स्पाइरल हो। एंड गाइस जैसे ही वो स्पाइरल का नाम लेता है वो लोग एक अजीब से क्रीचर में बनने लगते हैं। उन लोगों को कुछ बहुत ज्यादा अजीब सा होने लगता है, जो देखकर किरी, सुइची और पूनम पांडे की हालत खराब हो जाती है एंड वो लोग जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। एंड गाइस हम देखते कि ताकेमिजू और उसकी गैंग के लोग कुछ यूं बन जाते हैं, बिल्कुल जंगल के पेड़ पौधों की तरह। वहीं किरी, सुइची और पूनम पांडे जंगल से बाहर निकल जाते हैं और जो कुछ भी उन्हें अपने सामने दिखता है वो देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। और गाइस इसके आगे कुछ इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो कि तुमने तुम्हारे सपने में भी नहीं सोचा होगा। एंड उजुमाकी का
पार्ट 17 यानी कि द एस्केप यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो काम की बात, अगर उजुमाकी का पार्ट 18 चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना मित्सुआ। 300 कमेंट का टारगेट है, अगर तुम इस टारगेट को जल्दी कंप्लीट कर दोगे तो मैं इसी हफ्ते वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं मिलता हूँ तुमसे उजुमाकी के पार्ट 18 में, तब तक के लिए सायोनारा।